एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। तो कैसी है हमारी जनता, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तैयारियां कैसी चल रही हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और ये भी बताइएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं। तो बेटा अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके बीएससी का जितना भी सिलेबस है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जितने प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस रह चुके हैं, समझ लीजिए कि सब कुछ यहाँ पर आपको इस चैनल पर अवेलेबल होगा। ना सिर्फ केमिस्ट्री का बल्कि जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको पूरी बीएससी की चीजें यहाँ इस चैनल पर मिलने वाली हैं। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात बताऊं तो केमिस्ट्री तो पूरी आप लोग मेरे साथ डील करोगे। और एक और चीज मैं बता देती हूँ कि अगर मेरे बच्चों की जो डिमांड रहती है, लाइक अगर कोई बच्चा मेरे से कहता है कि मैम आप 6 सेमेस्टर का कुछ करिए, 4th सेमेस्टर का कुछ करिए, या मैम आप ये वाला टॉपिक पढ़ा दीजिए, ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों की डिमांड्स पे स्पेसिफिकली भी हम क्लास लेकर आते हैं। जो बच्चों की डिमांड होगी हम वो टॉपिक भी अपना जरूर से करवाते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले आती है बच्चों की संतुष्टि। तो बच्चे, जो भी आपकी डिमांड हो, जो भी आपका पढ़ने का मन हो, जो भी आपका चैप्टर वीक हो या जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। सबसे पहले उस पे वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो अपना टारगेट सेट किया है वो ये है कि यूनिट 1 पूरी की पूरी आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हर एक टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके पहले भी मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ जहां हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे पूरा बेसिक, वो बेसिक्स के बाद में बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस, क्वांटम नंबर्स के टाइप और अफबाउस रूल, पाउलीज रूल, हुंड्स रूल, ये सब मैं ऑलरेडी आपके प्रीवियस लेक्चर में करवा दी। तो अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा सबसे पहले आप वो लेक्चर देखिएगा, वो बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए। और अगर आप लोग देख चुके हो तो आज का ये लेक्चर आपके लिए। तो आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये रहने वाली है कि हमारा एप्लीकेशन, हमारी अपनी ऐप एसआर बीएससी क्लासेस पे एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है बिहार राज्य के सभी बच्चों के लिए। बैच का नाम है आरंभ बैच। तो जितने भी बिहार राज्य के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सभी के लिए हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अब ये बैच मिलेगा कहाँ पे? सबसे पहले तो इसके लिए आपको हमारी ऐप एसआरबीएससी क्लासेस डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे टाइप करिएगा एसआरबीएससी क्लासेस, आपको मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करिएगा और जैसे ही आप ऐप पे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको दिखेगा आरंभ बैच। इस आरंभ बैच में अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो मेरे कोर्स में आपको केमिस्ट्री मिलेगा एज अ मेजर सब्जेक्ट, जिसको मैं बहुत अच्छे से डील करूंगी। अब मैं क्या करवाऊंगी, कैसे करवाऊंगी, सब मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट बॉटनी का माइनर कोर्स मिलेगा, जूलॉजी का, और साथ ही साथ में फिजिक्स का भी माइनर कोर्स मिलने वाला है। तो मेजर के साथ साथ में ये तीनों चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। जैसे नाइका पे सेल आती है, अमेजन पे सेल आती है, हमारी भी सेल स्टार्ट है भाई। हमारा जो एक्चुअली प्राइस है वो है 2999, 2999, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बोला सेल चल रही है तो हमारा बम्पर प्राइस है 999 यानी 999 का। तो ये वाला जो है आपके लिए एकदम बेस्ट सेल होने वाला है, बेस्ट चांस होने वाला है। इस चांस को ग्रैब करना मत भूलना। मेजर के साथ साथ आपको माइनर भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा 7268073598। हमारी टीम तुरंत ऑन द स्पॉट आपका हर एक डाउट रिजॉल्व करने के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल भी देर नहीं करिए, जल्दी से आराम बैच ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपका वेट कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आपका आज के लेक्चर का है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। यहाँ से हर साल सवाल आता है, वो भी लॉन्ग में आता है। 90% चांसेस है कि लॉन्ग में यहाँ से सवाल बनेगा। तो सवाल क्या है, हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्वांटम केमिस्ट्री से बेटा ये रिलेटेड होता है। अभी आप लोग छोटे हो, मतलब उतने तो छोटे हो भी नहीं, लेकिन फिर भी फर्स्ट सेमेस्टर के प्यारे बच्चे हो, छोटे हो, तो अभी आप लोग शायद क्वांटम को ना समझ पाओ उतना बेटर, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। क्वांटम केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा श्रोडिंजर। श्रोडिंजर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया और इन्हीं की इक्वेशन से बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती हैं। बहुत सारी, बेसिकली ऐसा समझिए पूरा क्वांटम इन्हीं के बदौलत चलता है। श्रोडिंजर ने, देखो सबसे पहली चीज तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिस इज कॉल्ड एज साई। इसको बेटा बोलते हैं वेव फंक्शन।
ये क्या होता है मैम? ये होता है वेव फंक्शन। जैसे कि आप बच्चे हैं, अगर मुझे आपके बारे में कुछ पता करना है तो मैं किससे पूछूंगी? मैं आपकी फैमिली से पूछूंगी, या तो मैं आपकी मम्मी से, आपके पापा से, आपकी भाई बहन से पूछूंगी कि बताओ ये कैसा है। या फिर अगर आपको मेरे बारे में पता करना है कि मैम कैसी है, तो मैम को तो तुम लोग जानती नहीं हो। मैम की तो सिर्फ तुम लोग को ये पता है कि मैम पढ़ाती केमिस्ट्री है, मैम का क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड ये है, मैम एससीसी है। लेकिन तुम लोगों को ये नहीं पता कि मैम का पर्सनल नेचर कैसा है, मैम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी है, या मैम को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मेरे बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को पता होगी, है ना? तो ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई फंक्शन जो किसी भी पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, सारी इंफॉर्मेशन बताता है, उसको क्या कहेंगे मैम? वेव फंक्शन। हमारे पास जितने क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उन क्वांटम पार्टिकल्स की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो फंक्शन होता है हमारे पास में वेव फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा मैम? वो फंक्शन हमारे पास में हो जाएगा अपना वेव। किसी भी क्वांटम पार्टिकल की सभी इंफॉर्मेशन किस में होती है? वेव फंक्शन में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वेव फंक्शन contains all the properties. Wave function contains all the information of any quantum particle. और बेटा उन्हीं वेव फंक्शन से रिलेटेड अपनी इक्वेशन दी थी श्रोडिंगर ने, इसीलिए इसको कहा जाता है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। तो सुनना, वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी क्वांटम पार्टिकल। और वेव फंक्शन से रिलेटेड ही अपनी इक्वेशन किसने दी थी मैम? श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन से रिलेटेड ही अपनी इक्वेशन दी थी। वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है मैम? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली साई से। साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? साई। पी यहाँ पर साइलेंट रहता है, इसको साई बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द एम्पलीट्यूड। आपका इसी में पूछा जाता है कि डिराइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, पूछा जाता है डिराइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड राइट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब जब क्वेश्चन आता है तब तक फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ में ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये अभी तो मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको आपके नोट्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जो भी आप टेलीग्राम में या ऐप में हमारे नोट्स डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को इमीडिएटली चाहिए तो बेटा हमारे पास हमारा जो मेन चैनल है SR क्लासेस, SR क्लासेस में बेटा यूपी के लिए, जब मैंने यूपी की क्लासेस ली थी तो यूपी की क्लास के लिए मैंने पूरा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करवाया हुआ है। कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको मिलेगा विद फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। तो अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में क्या होगा? उस वीडियो में मैम फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ हमें पूरा श्रोडिंगर मिलने वाला है ना? तो वो यूपी के लिए वीडियो थी, आप उसको चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी डेरिवेशन में पूरा यहाँ डिराइव करवाने वाली हूँ, ठीक है? तो चलो आ जाते हैं श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन पे। क्या होता है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन में? सुनिएगा, 1926 में एरविन श्रोडिंगर जो थे, इन्होंने अपनी हमें इक्वेशन दी थी। कब दी थी? लिखो, इन 1926। कब दी थी मैम? 1926 में एरविन श्रोडिंगर। क्या किया था मैम? 1926 में एरविन श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल वेव इक्वेशन डेवलप की थी, और ये पूरा रिलेशन बेटा मैथमेटिकली ही निकालेंगे। डेवलप्ड अ मैथमेटिकल इक्वेशन। जो भी बायो के बच्चे हैं बिल्कुल डरिएगा मत, मैं सब कुछ क्लियर करवा दूंगी, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगी। मैथ्स के बच्चे तो कर ही लेंगे, लेकिन जो भी बायो बैकग्राउंड से मुझे देख रहा है, डू नॉट वरी, मैं सब कुछ इतना इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको लगेगा आपको सब कुछ आता। तो 1926 में जो हमारे एरविन श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी क्या की थी मैम? एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी। किसके लिए मैम? टू डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टू डिस्क्राइब the wave motion of an electron किसके लिए मैम? वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली दी थी इन अ हाइड्रोजन एटम।
किसमें? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में किसी भी वेव फंक्शन के डिटरमिनेशन के लिए हम जिस मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं मैम? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्या होती है वो इक्वेशन? लिखो, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं मैम अभी बताएंगी। दिस इक्वेशन इज रिटन एज, और ये जो मैं बता रही हूँ ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। आप लोग देखिएगा, पिछले पी बाई क्यूज देखिएगा, हर साल सवाल आता है। कैसे इक्वेशन होगी? del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del z स्क्वायर। ये मैं बताऊंगी अभी आगे क्या होगा। प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल्स 0। ये क्या होती है मैम? ये होती है हमारे पास श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। क्या होती है? दिस इज कॉल्ड एज द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब देखो क्या हुआ मैम, यहाँ पर सबसे पहले तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आती किस लिए है मैम? वेव फंक्शन के इंफॉर्मेशन के लिए आती है। किसी भी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की जो वेव फंक्शन होगा या इलेक्ट्रॉनिक मोशन होगा उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास श्रोडिंजर ने क्या किया मैम? एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी। इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं मैम? इसी को कहते हैं हम अपनी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अच्छा, होती क्या है मैम? del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर, del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del z स्क्वायर। ये ऊपर वाला जो है बेटा इसको 2 से प्रोनाउंस करते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। del के ऊपर जो लगा होगा इसको 2 या 3, इस z x y z के ऊपर स्क्वायर हो, तो ये हमारे पास तीनों एक्सेस हो गए। प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर E माइनस वी साई इज इक्वल 0। ये क्या होती है मैम? ये होती है श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। यहाँ पर कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शिट, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैम कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सबसे ज्यादा ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है यहीं से, तो लिखो वेयर। हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। क्या है ये मैम? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। तो लिख लो x, y एंड z आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कौन से हैं ये मैम? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। जैसे कि ऐसा समझो ना, ये हमारा x एक्सिस में जा रहा है, ये y एक्सिस में जा रहा है, ये z एक्सिस में जा रहा है, तो इन्हीं को तो बोलते हैं, ये एक्सिस ही है बेसिकली, इन्हीं को हम बोल देंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये एक्स वाई जेड क्या है मैम? ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या हम कह सकते हैं कि मैम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है जी। m क्या है मैम? m है किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास, यानी वी कैन से मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। m क्या है? m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, की जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या मास रहने वाला है। h क्या है? h तो मैम सभी को पता होता है, h है हमारे पास में प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या हो गया? h हो जाएगा मैम अपने पास में प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है जी। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की। उसके बाद में E क्या है? व्हाट इज E मैम? E है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। E हो जाएगा बेटा आपके पास में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि हमारा जो सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होने वाली है, वो क्या हो जाएगा? E। बचा V। व्हाट इज V मैम? E हो जाएगा टोटल एनर्जी, V हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज V? V होता है आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या हो जाएगा मैम? V हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या हो गई? श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। मैंने डेरिवेशन अभी नहीं शुरू किया है, डेरिवेशन तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूं, अभी इतना समझो। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैसी थी मैम? हाइड्रोजन एटम की वेव प्रॉपर्टीज बताने के लिए श्रोडिंजर ने जो अपनी इक्वेशन दी उसको मैथमेटिकली दिया, उन्होंने मैथमेटिकली उनको डिराइव किया गया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया मैम? जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी वो कुछ इस प्रकार से थी, del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y, ये x y z तीनों एक्सिस के लिए हमने सेम चीज ले ली, प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। बेटा अगर सही से विजिबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी उसमें ये एकदम एचडी में दिखेगा आपको, है ना, वहां से नोट्स बना लेना। 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस b psi इज इक्वल 0। ये पूरी की पूरी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हो गई, जहां x y z आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, m है इलेक्ट्रॉन का मास, h है प्लैंक्स कांस्टेंट,
E है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और V है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। V क्या है मैम? V है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम अब करना शुरू करते हैं डेरिवेशन। अभी करो डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इनफैक्ट डेरिवेशन ही पूछा जाता है। और अगर ये लॉन्ग में आएगा तो जो मैंने पीछे लिखा था वो भी लिखोगे, सिर्फ डेरिवेशन करके मत आ जाना। जो पीछे लिखा था वो भी लिखोगे, फिर उसके बाद पूरा डेरिवेशन करोगे। लॉन्ग में इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, सिर्फ डेरिवेशन के उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम आ गए डेरिवेशन पे, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैम डेरिवेशन पे आप आ गए हो। अब आप यहाँ पे बताइए कि अब हम यहाँ पर बेसिकली क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज अंडर कंस्ट्रेंट। देखो हमने क्या लिखा है? द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज अंडर कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। यानी यहां पर इनके साथ क्या होगा? मैम यहाँ पर ये होने वाला है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में कैसा बिहेव करेगा? मैम देखिए न्यूक्लियस आप ऑलरेडी बता चुके हो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। यानी न्यूक्लियस पे ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हम देख रहे हैं सारी चीजें हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो हाइड्रोजन एटम में मैम डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो जो हाइड्रोजन एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा, वो क्या करेगा मैम? वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन फील करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा मैम? न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक, उसके बाद मैम एन इलेक्ट्रॉन मोशन कैन डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी वो कैसे बताएंगे मैम? जो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एन इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड मैम, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव। तो लिख लेंगे किसके थ्रू डिस्क्राइब करेंगे मैम? जो इलेक्ट्रॉन मोशन है इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्वेशन एनालॉगस टू दैट an electron motion can be described by an equation analogous to that used to describe a stationary wave system. Stationary wave system. किसको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे मैम? यहाँ पे स्टेशनरी वेव सिस्टम को ये डिस्क्राइब कर रहा होगा। हुज सॉल्यूशन 1D 2D 3D सब में देखेंगे। हुज सॉल्यूशन इन वन डायमेंशन को हम लिख सकते हैं 1D कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, उसका वन डायमेंशन में सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब जब बेटा वन डायमेंशन की बात होगी हम वहां केवल एक एक्सेस का यूज करेंगे। लेट अस सपोज हमने एक्स एक्सेस का यूज कर लिया। जब जब टू डायमेंशन की बात होगी तो हम वहां दो एक्सेस का यूज करेंगे, एक्स या वाई दोनों का। जब जब थ्री डायमेंशन की बात होगी तब तक हम तीनों एक्सेस का यूज करेंगे, दैट वुड बी एक्स वाई जेड, तीनों एक्सेस का यूज होगा। हम यहाँ पर पहले किस में देख रहे हैं मैम? पहले आपने देखा है वन डायमेंशन में, पहले आप देख रहे हो वन डायमेंशन में। तो जब जब वन डायमेंशन में होगा तो वेव फंक्शन किसके बराबर होगा मैम? वन डायमेंशन में जब जब भी हम देखेंगे तो वेव फंक्शन बराबर होगा a sin 2 pi x by lambda। a कांस्टेंट है, sin 2 pi x अपॉन लैम्डा। क्या हो गया ये मैम? ये हमारे पास वन डायमेंशन में हुआ, जहां पर a क्या है मैम? सीधी सी बात है, a हमारे पास कांस्टेंट है। इसको क्या मान लेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। व्हाट इज वेव फंक्शन मैम? अच्छा यहाँ पर साई भी बता देती हूँ। साई होता है बच्चे यहाँ पर एम्पलीट्यूड,
साई क्या हो गया मैम, साई यहाँ पर हो गया एम्पलीट्यूड, ए हो गया हमारे पास कांस्टेंट, लैम्डा क्या मिला मैम, ये तो सिंपल सी बात है, लैम्डा कहीं भी होगा तो वो वेवलेंथ ही होगा। लैम्डा क्या होगा मैम, लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ। तो ये किसके लिए था मैम, ये हमारे पास था अपनी इक्वेशन नंबर 1 डायमेंशन के लिए बनी है, यानी कि केवल एक एक्सिस का यूज करना है। तो देखो हमने केवल एक एक्सिस एक्स लिया है, 2 होता है एक्स और वाई दोनों लेते हैं, क्या बन गया मैम, वेव फंक्शन साई इज इक्वल्स ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, जहां पर साई इज द एम्पलीट्यूड, ए हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा क्या है मैम, वेवलेंथ है, क्योंकि 1 डायमेंशन में है इसलिए सिर्फ एक्स आया। बताओ इतनी इक्वेशन समझ में आई, इसमें कोई डाउट, क्या इतने में कोई डाउट तो नहीं है, बताइएगा क्या इतनी चीजें क्लियर हैं आपकी। चलो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, अब इसका क्या करेंगे मैम, इसका आप डिफरेंशिएशन करो। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनी है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे मैम, अब आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा मैम, जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, हमें देखिए क्या मिल जाएगा। देखो हमारे पास क्या था, साई, साई के डिफरेंशिएशन से क्या मिला मैम, डी बाई डी एक्स लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन का साइन हो गया, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड का, तो ये हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स। ठीक है जी, ये हमने एज इट इज लिख लिया। चलो अच्छा, डिफरेंशिएशन बेटा आपका बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं मैम, जैसे कि ये साई है, डिफरेंशिएशन का साइन होता है कि डी बाई डी एक्स हमें ऐड ऑन करना होता है। हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इधर हम साई का कर रहे हैं, यानी क्या ऐड ऑन करेंगे मैम, डी बाई डी एक्स तो अपना एज इट इज रहेगा, ये साई और ऐड आ जाएगा, यानी डी साई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके डिफरेंशिएशन करा, डी साई बाई डी एक्स हो गया, और जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू एज इट इज आ जाती है, जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। कांस्टेंट क्या है मैम, ए कांस्टेंट है, ठीक, 2 पाई कांस्टेंट है अपॉन लैम्डा कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होगा वो आगे आ जाएगा। देखो हमारे पास डी साई बाई डी एक्स हुआ, अब जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू आगे आ जाएगी, यानी मैम ए कांस्टेंट था आगे आ गया, उसके बाद में 2 पाई के साथ में 2 पाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट था, तो मैम ये जो कांस्टेंट वाले टर्म्स थे ये आगे आ गए। ठीक, अच्छा कभी भी अगर तुम साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, याद रखना डी बाई डी एक्स साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है, और अगर कभी भी डिफरेंशिएशन करोगे कॉस का, यानी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो बेटा आप बस ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लेना, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर आएगा, और जब जब आप डिफरेंशिएशन करोगे कॉस एक्स का, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, ये आएगा माइनस के साइन एक्स के बराबर। हमारे पास किसका डिफरेंशिएशन करना था मैम, हमें करना था साइन का, साइन का क्या होता है कॉस हो जाता है, तो यहाँ पर अब हमें क्या मिल जाएगा मैम, यहाँ हमें मिल जाएगा कांस्टेंट तो हमने बाहर ले लिया, हमें मिल जाएगा cos x। अब देखो x की जगह पर क्या था, x की जगह पर था 2 पाई x अपॉन लैम्डा, यानी आगे क्या आ जाएगा मैम, आगे आपको मिल जाएगा 2 पाई x अपॉन लैम्डा। क्या मिल गया हमें मैम, a 2 पाई बाई लैम्डा cos 2 पाई x बाई लैम्डा, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। हमने उसको सिर्फ डिफरेंशिएशन किया है बेटा, और कुछ भी नहीं किया, जो पहली इक्वेशन आई थी उसको बस डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे ही डिफरेंशिएट किया ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक, अब हमने क्या किया मैम, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है, अब हम इसका डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन, ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन, क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ ऑन डिफरेंशिएटिंग अगेन, किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। मैम इक्वेशन नंबर 2 ये जो हमारी है इसको मैम दोबारा से डिफरेंशिएट करो, और जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लग जाएगा, जैसे डी साई बाई डी एक्स है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d2 साई, ये बन जाएगा आपके पास d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, क्या बन जाएगा मैम, ये d साई बाई dx था, हमने डबल डिफरेंशिएशन जैसे ही किया हमारे पास बन गया मैम d2 साई अपॉन dx स्क्वायर। हमारे पास क्या बन गया मैम, डबल डिफरेंशिएशन करके ये हमारे पास बन गया। ठीक, जो कांस्टेंट था वो एज इट इज डाल दो मैम, जो कांस्टेंट था वो हमने क्या किया मैम, कांस्टेंट हमने एज इट इज डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। मैम इसमें भी तो देखो ये 2 पाई बाई लैम्डा कांस्टेंट ही तो है, ये तो आपने एज इट इज नोट डाउन कर लिया, लेकिन यहाँ पर भी तो 2 पाई बाई लैम्डा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर भी आपका 2 पाई बाई लैम्डा एज इट इज मैम बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट था।
ठीक, क्या बचा cos x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है मैम? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन x की जगह पर क्या मैम 2 पाई x बाई लैम्डा, यानी x की जगह पर वही अपना 2 पाई x बाई लैम्डा आ गया, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं तो d2 साई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स a 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ए 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो d2 साइन बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस का a 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा? इट वुड बी साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ये क्या हो गया और ज्यादा हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये बन गया माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ए को चाहो तो साइन के पास भेज देते हैं, अगर ए को साइन के पास भेज देंगे तो और सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये। ओके, तो देखो अब क्या करेंगे, ये जो ए लिखा है इसको साइन के पास अगर भेजते हैं तो क्या बनेगा d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ये जो ए था वो चला जाएगा साइन के पास, इट विल बी ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, और ये तुम्हारे पास अब बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। समझ आया? तो हमारे पास सबसे पहले डेरिवेशन में हमने क्या किया, सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी हुई थी बेटा वो कुछ इस प्रकार से वेव फंक्शन की थी, a sin 2 पाई x बाई लैम्डा, ये इक्वेशन नंबर 1 थी तुम्हारी। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। बायो वाले बच्चों बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, कोसाइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x। जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएशन किया हमारे पास में ये इक्वेशन बन के रेडी हो गई। कांस्टेंट जितने भी होंगे वो आगे आ जाए, 2 पाई बाई लैम्डा कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा, हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। देन उसका हमने डबल डिफरेंशिएशन किया, जब जब डबल डिफरेंशिएशन करोगे d2 साई अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन करते ही वापस ये जो कांस्टेंट था वो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन। हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करा है, सिंप्लीफाई करके क्या बन गया मैम? इक्वेशन नंबर 3 बन गया। साई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या थी? साई की वैल्यू मैम इक्वेशन नंबर 1 में थी a sin 2 पाई x बाई लैम्डा। अब ये वाली इक्वेशन साई की वैल्यू बेटा अगर जो है मैं डाल दूं इक्वेशन नंबर 3 में, सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटा अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में, तो देखो क्या होगा, यानी जो साई की वैल्यू थी a sin 2 पाई x बाई लैम्डा, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करना है? On substituting psi is equals a sin 2 pi x by lambda from equation 1, देख लेना इक्वेशन 1 से हमने लिया है, into equation 3। मैम अगर हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 में साई की जो वैल्यू है वो पुट कर दी तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो सुनिएगा, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? इट इज इक्वल्स माइनस 4x स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। साई किसके बराबर हो गया मैम? इट इज इक्वल माइनस 4x स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई। अब अगर इस वैल्यू को मैं इज इक्वल्स के इधर ले आऊं तो d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल 0। क्या बन जाएगा मैम? ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल 0। ये बन गई। ये किसके लिए बनी है मैम? ये तो बनी है आपने 1 डायमेंशन के लिए, ये तो मैम आपने 1 डायमेंशन के लिए बनाई है। 1 डायमेंशन एज इन केवल आपने x लिया है, लेकिन इसी को मैं 1 डायमेंशन की जगह अगर 3 डायमेंशन के लिए लिखना चाहूं, दैट मीन्स नाउ फॉर 3 डायमेंशन, नाउ फॉर 3 डायमेंशन, अगर अब हमें 3 डायमेंशन के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है? अब अगर हमें इसकी वैल्यू 3 डायमेंशन के लिए निकालनी है तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं मैम? अगर हमें 3 डायमेंशन के लिए लिखना है ना तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो इसको बच्चा हम लिखेंगे del 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल 2 साई, इसी डी को मैं पार्शियल डेल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, याद ये तो कंप्लीट डी लिखा है, मैं पार्शियल में भी कर लिख सकती हूँ इसको। तो क्या हो गया? d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस
मैम ये आपका x के लिए था, आप y के लिए भी लिख सकते हो, प्लस मैम आप y के साथ साथ z के लिए भी लिख सकते हो। तो ये क्या कर दिया मैम, ये x y z तीनों के लिए मैंने लिख दिया। तो ये किसके लिए हो गया मैम, 3 डायमेंशन के लिए। प्लस 4x स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई 4x स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल्स क्या हो जाएगा मैम, इज इक्वल्स हो जाएगा 0। चलो ये हमारे यहाँ तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हम बहुत ही आसानी से पहुंच गए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज मैम, ये जो हमारे पास है ना, इसको डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको बेटा कंबाइन फॉर्म में डेल स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसी को हम बोलते हैं लाप्लाशियन ऑपरेटर, इसको हम लाप्लाशियन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मैम, इट कैन ऑल्सो बी नोन एज द लाप्लाशियन ऑपरेटर। क्या करा हमने इसको कंबाइंड फॉर्म में मैम डेल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो क्या बन जाएगा मैम, जो लाप्लाशियन ऑपरेटर बन जाएगा। यानी कि क्या इक्वेशन आ गई 10, हमारे पास हम चाहे तो इसको डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया डेल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस मैम 4x स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल 0। हमारी कुछ ऐसी सी इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है जी, जहां पर डेल स्क्वायर क्या है मैम, डेल स्क्वायर की वैल्यू है डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई? ये क्या हो गया आपका मैम, ये हो गया हमारे पास लैप्लाशियन ऑपरेटर। व्हाट इज दिस मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ लाप्लाशियन ऑपरेटर। कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बता दो लाप्लाशियन ऑपरेटर होता क्या है, वैल्यू क्या होती है। तो यहां से याद रखना, ये क्या हो गया तुम्हारा मैम, ये हो गया हमारे पास लाप्लाशियन। डन। व्हाट इज दिस मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ लाप्लाशियन। इतनी चीजें क्लियर है। अब हमें ये भी चीजें बेटा पता है, नहीं पता है तो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। हमारे पास लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होती है, लिखो, सिंस वी नो दैट। क्या जानते हैं हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल्स एच अपॉन एम वी। बचपन में जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा मैम, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल्स एच अपॉन एम वी। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या है मैम, हमारे पास है डेल स्क्वायर। इक्वेशन मैम हमारे पास है डेल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे मैम, हम यहाँ पे बेसिकली लैम्डा की जगह क्या यूज कर ले मैम, लैम्डा की जगह पे हम यूज कर सकते हैं h अपॉन एम वी। क्या यूज कर सकते हैं मैम, हम यूज कर सकते हैं h स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। h अपॉन एम वी यूज कर दिया, साई इज इक्वल 0। इसी को कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर प्लस, बता दो इसको और कैसे लिखेंगे मैम, ये जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या कन्वर्ट हो जाएगा मैम, हमारे पास बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। किसमें कन्वर्ट हो गया, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल 0, है ना। ये हमारे पास में सारी इसमें कन्वर्ट हो गई। अब इलेक्ट्रॉन को बेटा अगर हम एज अ पार्टिकल कंसिडर करें, नाउ कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, नाउ कंसिडरिंग इलेक्ट्रॉन, अगर हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके बराबर हो जाएगी, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू व्हाट मैम, इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर होगी मैम, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ मैम, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल कंसीडर करके चल रहे हैं तो जो उसकी कंप्लीट एनर्जी होगी, यानी जो उसकी टोटल एनर्जी होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी मैम, टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। डन। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी मैम, काइनेटिक प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होनी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है मैम, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या लिख लिया हमने मैम, के की जगह पे आपने लिख लिया हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी जगह पर आप यही रहने दो। तो बता दो क्या बन जाएगा, इस v को अगर मैं इधर खींच के ले आऊं तो क्या बन जाएगा मैम, e माइनस वी। क्या बन गया मैम, इस v को इधर खींच के ले गए और इधर हमारे पास एज इट इज है हाफ एम वी स्क्वायर। डन, हमारे पास एज इट इज है। अब हमें निकालनी है वी स्क्वायर की वैल्यू, इस वाले वी स्क्वायर की। तो वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मैम, 2 e माइनस वी अपॉन एम।
किसके बराबर आ गई v स्क्वायर की वैल्यू? मैम ये 2 इधर चला गया, e माइनस बी पहले से था, अपॉन में यहाँ पर m आ गया, ये आ गई v स्क्वायर की वैल्यू। तो फिर उसके बाद क्या होगा? बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई है, दैट मीन्स अब क्या होगा मैम? अब हमारे पास में लिख दीजिए आप डेल स्क्वायर साई प्लस प्लस में के बाद क्या आ जाएगा मैम? 8 पाई स्क्वायर m मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करा ना तो 8 आ गया, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल 0। यही थी बेटा श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, यही थी आपकी श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, यही थी श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ठीक, हमने क्या किया? हमारी पूरी वैल्यू निकाली। अगर इसी में मैं लैप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दूं, इसी में मैं लैप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दूं तो लिखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, on substituting the value of Laplacian operator। अब अगर मैंने लाप्लाशियन ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ डेल स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे मैम? इसके जगह पर आप लिख दोगे डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस ये एज इट इज आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल 0। डन। क्या बन गई ये मैम? ये हमारी बन के रेडी हो गई श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। क्या हो गई ये? दिस इज योर श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। पूरा डेरिवेशन मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया है, पूरा का पूरा डेरिवेशन। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। जहां पर साई क्या है मैम? साई हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। बाकी सारी चीजें मैं पहले ही लिखवा चुकी हूँ। साई क्या हो जाएगा? साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। साई इज व्हाट मैम? इट इज द एम्पलीट्यूड। बाकी सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये क्या आ गया मैम? ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। दिस इज द कंप्लीट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। एक बार पूरा रिवाइज करवा देते। यहाँ से बेटा हमारी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के हमने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले मैंने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में आपको बताया कि ये होता क्या है। तो बच्चा श्रोडिंजर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में, इनके वेव नेचर को समझने के लिए, क्या किया मैम? वेव नेचर को समझने के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया, या हम कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल रिलेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। अब ये मैथमेटिकल रिलेशन में क्या था मैम? ये मैथमेटिकल रिलेशन था डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों एक्सेस प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर e माइनस बी साई इज इक्वल 0। ये पूरी इक्वेशन थी। डन। पहले मैंने इक्वेशन बताई तुम्हें, जहां पर x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब क्या है मैम? दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। और मैम यहाँ पे m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका मास क्या है? h है मैम प्लैंक्स कांस्टेंट, e क्या है मैम? e हमारे पास है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और v क्या है मैम? v इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज साई मैम? साई है वेव फंक्शन, या फिर आप सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। व्हाट इज साई मैम? साई हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन, यानी वेव फंक्शन का क्या एम्पलीट्यूड रहने वाला है। उसके बाद में मैम हमने यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट किया। अब देखो डेरिवेशन में सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो हमें पता है कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज अंडर कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब मैम जो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूअसली अट्रैक्ट हो रहा है, यानी इंट्रैक्शन में है। बेसिकली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन चल रहा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन मोशन है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ मैथमेटिकल रिलेशन, और इस मैथमेटिकल रिलेशन को किसने दिया था मैम? श्रोडिंजर ने। इसी के नाम पर क्या बोलते हैं मैम? श्रोडिंजर्स वेव। यार ठीक है, तो अब हमने क्या किया मैम? सबसे पहले श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन आपने वन डायमेंशन के लिए बताया। वन डायमेंशन मैम सिर्फ एक्स एक्सिस लेंगे, टू डायमेंशन एक्स वाई दोनों एक्सेस लेंगे, जेड एक्स वाई जेड तीनों कब लेंगे मैम? जब हम थ्री डायमेंशन की बात कर रहे होंगे। केवल वन डायमेंशन में हमारे पास वेव फंक्शन किसके बराबर है? इतना सा याद रखना बस, a sin 2 पाई x बाई लैम्डा। पहले लेना है साइन, बस इतना याद रखना, पहले लेना है साइन। हमने ले लिया a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, जहां बेटा a कांस्टेंट है,
2 पाई अपॉन लैम्डा भी कांस्टेंट है, केवल साइन और ये एक्स कांस्टेंट नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर ए कांस्टेंट है, साई एम्पलीट्यूड है, लैम्डा वेवलेंथ है। ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ली हमने। फिर क्या किया, उसके बाद मैम जो इक्वेशन नंबर अभी हमने 1 कंसीडर की थी उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा मैम, हमने डिफरेंशिएशन जैसे ही करा हमारे पास हुआ डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल्स, ए कांस्टेंट था एज इट इज आ गया, 2 पाई बाई लैम्डा कांस्टेंट था आगे, कांस्टेंट हमेशा आगे आ जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस का साइन, हमारे पास साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। फिर हमने इसको इक्वेशन 2 माना और एक और बार डिफरेंशिएशन किया। जब एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो फिर से कांस्टेंट आगे आया, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन हो गया। सारा हमने सॉल्व किया, वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी सी आई, -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ये क्या हो गया मैम, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर मैम इक्वेशन नंबर 1 में जो साई की वैल्यू थी उसको इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया मैम, सब्स्टिट्यूट किया। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया वैसे ही क्या हो गया मैम, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा इसके बराबर था, हमने जैसे ही पुट करा ये +4x स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर साई के बराबर आ गया। ये हमने केवल और केवल 1 डायमेंशन के लिए किया था। इसी को अगर मैं 2 और 3 डायमेंशन के लिए करूंगी तो हम d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस d2 साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल 0, ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। और इस पूरे हिस्से को यानी x से लेकर z तक के हिस्से को बेटा हम कहते हैं डेल स्क्वायर। दिस डेल स्क्वायर इज कॉल्ड एज लाप्लाशियन ऑपरेटर। इस लाप्लाशियन ऑपरेटर में x y z तीनों एक्सेस यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। ये क्या हो गया मैम, ये लाप्लाशियन ऑपरेटर है। फिर उसके बाद में मैम हमने इसकी जगह पे सिर्फ लाप्लाशियन ऑपरेटर रख दिया और ये वैल्यू आ गई। हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स h अपॉन mv होता है, तो हमने क्या किया मैम, यहाँ पर लैम्डा की जगह पर लैम्डा स्क्वायर था, उसकी जगह पर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर। अब जो थर्ड पे है यानी एकदम अपॉन के अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, इतना समझ में आया। फिर क्या हुआ, फिर मैम जैसे ही ये हुआ हमारे पास में हमने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या समझा हुआ था मैम, वी कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, दैट मींस मैम इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। दैट मींस हमारी जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ½ mv स्क्वायर होती है, v अगर इधर से मैं इधर भेज दूं तो माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ से अगर v स्क्वायर की वैल्यू क्यों निकाली है, ताकि हम यहाँ पे पुट कर सकें। ये देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें, कहाँ पे पुट करनी होगी मैम, v स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी होगी। यहाँ से ये जो v स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू मैं आगे पुट करूंगी, तो यहाँ से हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जो कि ये था। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू में आया है 2 और यहाँ पर देखो ऑलरेडी कौन है 4 2 जा 8, दैट इज वाई यहाँ पर क्या आ गया मैम 8 आ गया। वैल्यू पुट करी, ये हमारे पास फाइनली क्या बन गई मैम, फाइनली इक्वेशन बन गई एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। अभी तो ये लाप्लाशियन ऑपरेटर ही है, हम इस लाप्लाशियन ऑपरेटर की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी। क्या बन गया मैम, दिस इज कॉल्ड द श्रोडिंजर्स वेव। डन। तो बेटा ये थी हमारी श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। आई होप तुम्हें ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो आपको नोट्स के साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आपको इमीडिएटली चाहिए। इसी एसआर में हमारे मेन चैनल एसआर बीएससी क्लासेस में यूपी वाले बच्चों के लिए मैंने एक पूरी सीरीज चलाई थी 4th सेमेस्टर की, 4th सेमेस्टर में देखिएगा जाके। तो उस 4th सेमेस्टर में आपको पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो पूरा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन है। ऑल दो डेरिवेशन मैं यहाँ करवा चुकी हूँ, वहां मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताया है साई का। इफ यू वांट इट इमीडिएटली आप वहां पे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी जब भी नोट्स मिलेंगे आपको। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। और लॉन्ग में यहाँ से सवाल ध्यान रखना मेरी बात, लॉन्ग में सवाल यहाँ बनेगा और जरूर बनेगा, 99% चांसेस है कि यहाँ से सवाल आए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको हर एक स्टेप 10 बार समझाने की कोशिश की है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब हम अगले क्लास में अगले टॉपिक की तरफ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जब भी आपके एग्जाम होंगे पढ़ाई करते रहिए, रोज के रोज पढ़ाई करते रहिए और आपका कैसा फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ऑल